Hello my dear students, my name is Neha Yadav and I am Assistant Professor in Noida Institute of Engineering and Technology, Pharmacy Institute, Greater Noida. Today I am going to discuss on our next topic, that is dielectric constant from our physical pharmaceutics subject, okay, belonging to the code that is BP302T. In my previous class I have discussed about the optical rotation. ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, हम उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं. द इंस्ट्रूमेंट इज देयर दैट इज पोलैरीमीटर बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. हम उसको लैब्स में, इंडस्ट्रीज में, अकेडमिक्स में कहीं भी यूज करते हैं एंड दोज कंपाउंड विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर नेचर, ओके, उनके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पोलैरीमीटर यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल रोटेशन. Likewise, by that we have also studied the various application, कहाँ use होता है, and with that we already explained one question according to the identification of a concentration of aniline in a solution, okay, to identify that aniline concentration. So today I am moving to my next topic, that is dielectric constant from the same chapter, and in this first we will start with the introduction of dielectric constant. What do you mean by dielectric constant? Anyone? The dielectric constant is a physical property that is influenced by the intermolecular attraction. तो dielectric constant क्या होता है? ये एक physical property है जो कि आपके किसी भी कैपेसिटर के अंदर का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, वो क्या करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस कर देता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ इट्स एफिशिएंसी टू इंड्यूस डाइपोल्स इन अनदर मॉलिक्यूल्स. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है कि कोई अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाइपोल मूवमेंट्स को इंड्यूस करना शुरू कर देता है. इन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर is considered to understand the concept of dielectric constant. अगर हम dielectric constant concept को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर को कंसिडर कर सकते हैं. जो इलेक्ट्रिकल कंडेंसर होते हैं, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ओके, सो कंडेंसर इज वन दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी. कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक ऐसा पैरामीटर या ऐसी चीज है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है. ठीक है, अ सिंपल कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम. तो जो आपका सिंपल कंडेंसर होता है उसमें क्या होते हैं, दो प्लेट्स होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं. ठीक है, पैरेलल मतलब इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, उनको डिफरेंट या उनको हम सेपरेट किससे करते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम के अकॉर्डिंग. लाइक यहाँ पे लिखा है आपका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, जो बीच में आपका ये दिख रहा है ब्लू कलर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक. ओके, एंड हियर इट्स द कनेक्टिंग वायर्स एंड दीज आर द मेटल प्लेट्स एंड दीज मेटल प्लेट्स आर पैरेलल प्लेट्स. तो इन दो पैरेलल प्लेट्स को हमने जो सेपरेट किया है वो किससे सेपरेट किया है, एक इंसुलेटिंग मीडियम से. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक्स are the material having electrical dipole movement permanently. So in this we have two topics broadly, what is dipole and what is dipole moment. अब तक जो हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें दो चीजें आ गई कि डाइपोल क्या होता है. पहले तो आपको डाइपोल पता होना चाहिए, उसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या होता है फिर पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्लियरली बता सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल क्या है? डाइपोल इज अ एंटिटी इन विच equal positive and negative charges are separate by a small distance. तो डाइपोल क्या होता है हमारा? डाइपोल में आपका पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज वेरी स्मॉल डिफरेंस. ओके, उसको हम डाइपोल बोलते हैं, राइट. एंड
मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस and separation distance between them is called as dipole moment. Means product of magnitude, किसी भी प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है either in the form आप चार्ज कह लीजिए, ठीक है, और अगर हम उनको सेपरेट करते हैं एक डिस्टेंस देके दोनों चार्जेस को, ठीक है, तो उस मोमेंट को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. All dielectrics are electrical insulators and they are mainly used to store electrical energy. तो dielectrics क्या होते हैं हमारे? Dielectrics, all dielectrics are your electrical insulators. ये electrical insulators होते हैं, और जो electrical insulators होते हैं इनका काम क्या होता है? Mainly to store the electrical energy. Okay, to store the electrical energy inside it. So for example, we have mica, okay, glass and rubber. These are the example of the electrical insulators. Now if the potential difference is applied across the plates, अगर जो हमारे दो प्लेट्स थी जो कि एक दूसरे से पैरेलल थी, जिनको हमने एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट किया हुआ था, अगर वो दोनों प्लेट्स के आसपास हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब दो प्लेट्स के आसपास अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकली व्हाट विल हैपन? इट विल बी स्टोर्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. तो जो मीडियम हमने उसमें सेपरेट करने के लिए यूज किया है, उस मीडियम के नेचर के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर होना शुरू होगी. कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने पॉजिटिव लगाया या फिर नेगेटिव लगाया, और मीडियम अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव जो है स्टोर होना शुरू कर जाएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम विच आर यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, that is responsible for the storage of the electricity. Clear? The number of columns of electricity that a condenser can store is directly proportional to the potential difference in volts applied across the plates. Now dielectric constant is the ratio between the permittivity of the materials, okay, or we can say the medium, to the permittivity of free spaces. How we are permitting the material or how we are permitting the free space. So the permittivity, if the measure of the resistance that is encountered when forming an electric field in a medium, okay, electric field in a medium, then permittivity is related to a material's ability to transmit or permit to as an electric field. Permeability is known as to permit, how it permit for the electrical field. The characteristics of a dielectric materials are determined by the dielectric constant and it has no units. So in this, what is the characteristics of dielectric material? The characteristics of dielectric material is that it is determined by the constant, dielectric constant, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, फर्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर विथ लिक्विड विच इज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर इन वैक्यूम. सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ liquids. Basically we are talking about the liquids. Now how capacitance of a condenser in the liquid upon the capacitance of the condenser in the vacuum, the difference can give you the dielectric constant of a liquid. So the dielectric constant is a physico-chemical property of a solvent which is relating to the amount of energy required to separate two opposite charged region in the solvent as compared with the energy required to separate the same in vacuum. So here dielectric constant जो है physico-chemical property है, that means it includes both physical as well as chemical property of the solvent, जो क्या बताएगा? amount of energy which is required to separate the opposite charge region. कितने हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दो अपोजिट चार्ज के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने की इन डिफरेंट रीजन्स, कंपेयरिंग टू दी
energy which we require for the same as in the vacuum. ठीक है, वैक्यूम में कितनी एनर्जी चाहिए हमें दो अपोजिट चार्ज रीजन्स को सेपरेट करने के लिए, और कितनी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, नाउ फर्स्ट प्रोसीजर वी हैव मेथड 1. फर्स्ट थिंग, स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ऑन ऑफ टॉगल विच प्रोवाइड्स ऑन द फ्रंट पैनल. हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका ऑन ऑफ का एक बटन होता है, उसमें हम इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट क्या करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू ऑपरेट दैट इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू स्विच ऑन दैट टॉगल. ओके, जो कि फ्रंट पैनल पे, कहीं पे भी फ्रंट पैनल पे लिखा होता है स्विच ऑन, राइट. सो कनेक्ट द वेरिएबल गॉग कैपेसिटर प्लग टू द सॉकेट्स इंडिकेशन ऑन द फ्रंट पैनल. उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को कनेक्ट करना है. ठीक है, देन सेट द सेंसिटिविटी पॉट टू 30 माइक्रोन एम्पेयर. उसके बाद सेंसिटिविटी पॉट को हमको 30 माइक्रोन एम्पेयर के डिफरेंस पे सेट करना है. ठीक है, देन कीप टेस्ट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड वेरी कैपेसिटी वेरिएबल, दैट इज gang capacitor, air capacitor, so that the deflection in the micrometer reaches the resonance point. तो अब हमको क्या करना था इसमें कि जो हमने कैपेसिटर रखा जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है, और जिसमें कैपेसिटी जो है वो वेरी कर रही है, उनमें जब डिफ्लेक्शन होना शुरू होगा, जब डिफ्लेक्शन होगा तो क्या करेंगे, माइक्रोमीटर तक पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद एक रेजोनेंस पॉइंट को टच करेंगे. उस रेजोनेंस से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है. नाउ द थिंग इज दैट हाउ टू फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर सॉलिड्स. अब सॉलिड्स के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं. लिक्विड्स की तो हमने पहले बात कर ली ना कि कंडेंस ऑफ द सैंपल इन लिक्विड अपॉन इन वैक्यूम में पता कर लेंगे, वो हाँ लिक्विड का हो गया था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द solids. So in this, for measuring dielectrics of solid, example bakelite plates, connect the variable okay in the parallel with the test capacitor. इसमें भी हमें क्या करना है कि अपने variables को connect करना है in the parallel in the test capacitor. okay, उसके बाद हमें क्या करना है, dielectric को उसमें लगाना है, that is solid plates, जिसको हमें एक गैप के साथ कैपेसिटर पे प्लेस करना है. स्टार्ट वेयरिंग दी वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को हमको एकदम जब स्टार्ट करना है जब उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे. ठीक है, एंड दैट कैपेसिटर टू दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो पहले हमें कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लीवो रोटेटरी, इस एंगल में हमको उसको मूव करना स्टार्ट करना है. देयर इज अ डिक्रीज इन द माइक्रोमीटर टू द रेजोनेंस पॉइंट. जो रेजोनेंस पॉइंट है उसमें से क्या होगा, आपका एक जो माइक्रोमीटर्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू करेंगे. ठीक है, तो जो डिक्रीज होना शुरू होगा रेजोनेंस पॉइंट में, नोट डाउन द कैपेसिटी ऑफ द वेरिएबल. उस टाइम पे वेरिएबल्स की जो कैपेसिटी है उसको हमें नोट कर लेना है. ठीक है, सो यहाँ पे आपका डायग्रामेटिकली भी बनाया हुआ है, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई है यहाँ पे. जो यहाँ पे आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, जो ऊपर कैथोड प्लेट्स हैं, बीच में क्या है आपका स्लैब है जो कि हीटेड है. ठीक है, हीट करने के लिए लगाया हुआ है. हियर वी हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस नंबर बिकॉज इट इज अ रेशो. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है हमारा, डायमेंशनलेस नंबर है. क्यों, क्योंकि ये एक रेशो है ना. तो इफ अ कंडेंसर कंटेन्स वैक्यूम, इट्स कैपेसिटेंस इज कंसिडर्ड एज 1. बाय कन्वेंशन the dielectric constant of vacuum is in unity. If the vacuum is replaced by water, its capacitance increases. If we change the vacuum with water, okay, that means अगर हम vacuum को liquid से replace कर दे रहे हैं तो capacitance क्या है आपका, बढ़ जा रहा है, means the acceptability of electricity will increases. The water molecule can further store the electricity because of their dipole nature. तो जो आपका लिक्विड है ना, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख सकता है फॉर फर्दर पर्पस एज इट हैज देयर डाइपोल नेचर. द नेट रिजल्ट इज द ओवरऑल कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस. इफ अ नॉन पोलर लिक्विड रिप्लेसेस वैक्यूम,
then the capacitance again increases. अगर कोई नॉन पोलर लिक्विड है, हमने इससे पहले पढ़ा ना नेचर ऑफ द कंपाउंड ऑल्सो. सो इफ द नॉन पोलर लिक्विड इज रिप्लेस्ड बाई वैक्यूम, अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है उसको अगर हम वैक्यूम से रिप्लेस कर रहे हैं, देन दी कैपेसिटेंस अगेन इंक्रीजेस. तो कैपेसिटेंस क्या है, दोबारा से बढ़ जाएगा, बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम इंड्यूस्ड डाइपोल. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, डाइपोल दोबारा से इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा. द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस विल बी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस विल बी हायर देन 1 and the denominator has a minimum value. So the dielectric constant of few pharmaceutical solvents are as given in the following table. Here we have 6 solvents, okay, like water, benzene, methanol, ethanol, glycerine, acetone and so on. So according to that we move one by one. So firstly we have our water. तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 78.50, एज लाइक बेंजीन 2.27, मेथनॉल इट हैज 32.60 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 24.30 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एथेनॉल. नेक्स्ट इज ग्लिसरीन, इट हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 42.50. नेक्स्ट 20.70 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ acetone. So here in the table all the liquids with their dielectric constant is already mentioned, which is used in the pharmaceutical industry for the formulations. Okay, now we have the applications of dielectric constants. Dielectric constant का application क्या क्या है? तो first application is polarity scale. The first application of dielectric constant is polarity scales. So the dielectric constant is widely used for the measurement of polarity of solvent. We can use the dielectric constant to identify or to measure the polarity of the solvent, that how much a solvent is polar, less polar or either it is a non-polar. We can identify it by the dielectric constant. Okay. As per the values of dielectric constant, solvents can be arranged in the form of a scale. Okay? तो जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज की बात करते हैं तो हमारा जो सॉल्वेंट्स है उसको हम एक स्केल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. द स्केल इज विथ 1 फॉर द वैक्यूम एट वन एंड एंड मे बी अबाउट 78.5 फॉर वाटर एट द अदर एंड. तो दो एंड्स लेने हैं हमको, ठीक है, एक हमारा क्या है, लिक्विड एंड है, दूसरा हमारा वैक्यूम का एंड है. तो उस स्केल में जो हमारा वैक्यूम एंड है दैट मे बी अबाउट 78.5, दैट इज फॉर वाटर, सॉरी 78.5 फॉर वाटर, ओके, एंड अदर एंड फॉर द वैक्यूम. ओके, सो एट सच अ स्केल हेल्प्स द pharmacist to select a solvent with appropriate polarity. With this thing we can use an appropriate solvent, okay, according to the पोलैरिटी. इस स्केल में हमको करना क्या, एक एंड पे वैक्यूम लेना है, दूसरे एंड पे हमको क्या लेना है, लिक्विड. लिक्विड में हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम का जो भी स्केल रहेगा और जो आपका लिक्विड का स्केल रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कितना पोलर कंपाउंड है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन सॉलिबलाइजेशन ऑफ ड्रग्स. अब ड्रग्स सॉल्व कर जो सॉलिबलाइज होते हैं, मीन्स सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स. ओके, अगर मान लो कोई बहुत पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें ड्रग की सॉलिबिलिटी इजीली हो जाती है, जल्दी हो जाती है. इफ इट इज नॉन पोलर देन इट विल टेक टाइम और समहाउ इट विल नॉट सॉलिबल. सो सॉलिबलाइजेशन ऑफ ड्रग, तो ड्रग का सॉलिबलाइजेशन कैसे होगा, ड्रग्स आर ईदर नॉन पोलर और सेमी पोलर. तो जो ड्रग्स होते हैं हमारे या तो वो पोलर होते हैं या फिर ड्रग्स जो है हमारे नॉन पोलर होते हैं या फिर हमारे सेमी पोलर होते हैं. तो जब व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज एडेड टू अ वाटर, और जब हम कभी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को वाटर में ऐड करते हैं, डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस अ पार्शियल चेंज, ओके, ऑन विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो जब कभी भी हम
एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को वाटर में ऐड करते हैं तो उनके बीच में एक डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होना होता है कि पार्शियल चार्ज जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करते हैं. देन द अनइवन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उस सोल्यूशन में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, इट विल लीड्स टू दी डाइपोल्स. उसकी वजह से उसमें डाइपोल मूवमेंट होना, डाइपोल्स होना शुरू हो जाता है. डाइपोल्स क्या है? आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विथ अ स्मॉल डिफरेंस, राइट. नाउ द डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्ट इफेक्टिवली दो प्रॉपर ओरिएंटेशन. अब इसमें क्या है, जो आपका डाइपोल है और इंड्यूस्ड डाइपोल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, पर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में. Such a mechanism is responsible for the solubility of the drugs in water. तो ये जो फिनोमिना है, this is very responsible for the solubility of a drug in water. That uneven distribution, okay, uneven electronic distribution which leads to the electronic induced dipoles. It is a mechanism which is responsible for the solubility of a drug compounds in the water. Next we have another application of dielectric constant, that is selection of a solvent for the solubility of drugs. अब ड्रग की solubility के लिए हम कौन सा solvent का selection करते हैं? वहाँ तो solubility of the ड्रग सैंपल हो गया, अब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात की जा रही है, ठीक है, सॉल्वेंट फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स. नाउ dielectric requirement is defined as the dielectric constant of solvent blend at which the solution of the solute is maximum. The principle is similar to the concepts like dissolves like, जैसे कि एक जैसी चीज़ें एक जैसे में डिजॉल्व जाती हैं, like dissolve like phenomena, right. The principle of solvent for solution of drug is like dissolves in likes. Example we have the dielectrics requirement of phenobarbitone is about 30. If the dielectric constant of the solvent is also 30, then the maximum solubility of phenobarbitone can be achieved. So, like dissolves like, this is the example of that. Next, a major use of dielectrics in the fabricating capacitors. These have many uses in including storage of energy in the electric field between the plates, okay, filtering out noise from the signals as a part of a resultant circuit and supplying a burst of power to another compounds. Okay. The TLP on ferroelectrics shows how the last of these function is utilized in a camera flash. So, this is another example of your dielectric constants. Now, here we have some other application of dielectrics rays on their electrically insulating properties rather than the ability to store charges. Okay. So, high electrical resultivity and low dielectric loss are the most desirable property here. Okay. The most obvious of these uses is insulating for wires, cables, etc. But there are also application in the sensor devices. Okay. For example, it is possible to make a type of a strain gauge by evaporating a small amount of metal onto the surface of a thin sheet of dielectric material. So, here one diagram is also mentioned that this is your plastic jacket, okay, and this is your metallic shield, this is your PTEF dielectrics and this is your core. Okay. Now, dielectrics requirement of drugs. What are the requirement of dielectrics for drugs? So, here few substances are there with the dielectric requirements. If we have a substance that is caffeine, then the dielectric requirement is 40 to 43. If we have another substance that is theophylline, okay, theophylline, then the dielectric requirement is 40 to 43 again. Okay. If we have theobarbine,
okay, then it is 50 to 51. Then if we have phenobarbitone, then it dielectric requirement is 27 to 30. In solvent system, ethanol and water mixtures, this is what the solvent system. In solvent system we always use ethanol and water mixtures. So with this we have another thing, what are the precaution, means what are the necessary precaution which we use or which we take into the consideration in the time of dielectric constant. The first thing is that set the sensitivity pot to 30 ampere maximum, okay, and after the liquid dielectric experiments Gauge capacitor should be dry for further experiment. तो पहली प्रिकॉशन क्या है कि हमें उसका जो सेंसिटिविटी पॉट है उसको 30 एम्पेयर मैक्सिमम तक रखना चाहिए. दूसरी चीज़ कि जो आपका लिक्विड डाइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें जो आप गॉग कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए. यूज़ करने के बाद यू शुड क्लीन इट, ड्राई इट एंड देन स्टोर फॉर द फर्दर experiments. Okay, so these are the references from where I have taken this all the contents. So in our today's class we have discussed on dielectric constant. Okay, dielectric constant क्या था, ठीक है, dielectric constant हम कैसे use करते हैं, what are the method to identify the dielectric constant. Then we have how to find the dielectric constant for solids, how to find the dielectric constant for liquids also. Okay, after that we have few dielectric constant pharmaceutical solvents with the constant properties also. Okay, with that we have various application of dielectrics. Likewise, first we have polarity scales, according to the polarity scales. Nextly we have the solubilization of the drugs, according to the solubilization. Okay, application of the dielectric constant in the solubilization of drugs. Okay, next application we have selection of a solvent for the solubility of drugs. अगर हमें solvent चाहिए जिसमें हमें drug को solubilize करना है तो हम solvent को कैसे select कर सकते हैं. Moving to the next application, that is in fabricating capacitors is the major application, okay, of dielectrics. Then we have another application of dielectrics in relay on their electrically insulating properties. Okay, with that we have some dielectric requirements of drugs. Okay, तो कुछ ड्रग्स थे उनका डाइलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट्स कितना होगा, जबकि हमारा जो सिस्टम होगा सॉल्वेंट सिस्टम उसमें हमेशा इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर्स रहेंगे. ओके, सो विद दैट दिस इज द प्रिकॉशन पैरामीटर्स. What precautions we have to take at the time of measuring the dielectric constant either in the solvent or either in the liquids. So this is all about my topic in today's class, that is dielectric constant. I would hope that you would like the class of today. Okay, and in our next class I will move to the next topic, that is the further topic of our this unit, that is dissolution constant. Okay, and determination and its application also. Then we have one more topic in this left out, which is also known as the dipole moments. Okay, by after this we have another topic, that is dipole moments. So with this I would like to explain the references. I have taken the reference from Physical Pharmaceutics by CVS Subramaniam ji, and the another reference I have taken from the content from which I have explained this whole, that is Physical Pharmacy by SP Agarwal and Mr. Rajesh Khanna. Few images are there which I have taken from this. So this is the whole reference from which I have taken my content for the presentation, and with this I would like to conclude my today's class.